हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको इस वीडियो में टोटल 5 न्यूमेरिकल्स बताऊंगा और इन न्यूमेरिकल्स के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 90% से भी ज्यादा हैं। यानी कि बहुत ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप चैप्टर्स तो पढ़ाते हैं लेकिन चैप्टर के साथ हमें न्यूमेरिकल्स भी बताइए, क्योंकि 12th फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल है वो लगभग 20 नंबर का पूछा जाता है, लगभग 18 से 20 नंबर का आता है। ऐसे में हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम न्यूमेरिकल्स की भी सीरीज लेकर आए हैं और आपको उन सभी न्यूमेरिकल्स को बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए, परिपथ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताने वाला हूं उसको समझने से पहले आपको दो फार्मूला याद रखना है। देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। यानी कि अगर आपके संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता का फॉर्मूला होगा c = c1 + c2 + c3। और भी संधारित्र है तो आप और भी लिख सकते हैं 4 5, ठीक है, जितने आपके पास हों। तो इन दोनों फार्मूले को पहले आपको समझ लेना, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, ये आपका एक परिपथ है। इसमें क्या है ए बी सी, ठीक है, 3 आपके बिंदु है। तो दिए गए चित्र में आपको ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो देखिए ए और बी, तो सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि इसमें कौन सा संधारित्र श्रेणी क्रम का है। ठीक है, एक है 6 माइक्रोफैराड, एक 3 माइक्रोफैराड, एक 2 माइक्रोफैराड, 3 संधारित्र लगे हैं। बताइए इनमें से कौन सा संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा है और कौन सा समांतर में। तो देखिए, ये जो 6 है और ये 3 है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे, इसका देखिए, इस संधारित्र की दूसरी प्लेट इस संधारित्र की दूसरी प्लेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के आपस में जुड़े हुए हैं प्लेट, तो ये आपका श्रेणी क्रम में होगा। जबकि अगर आप कहेंगे कि सर 6 और 2 भी हो सकता है, तो देखिए 6 2 के बीच जो बिंदु ये है, यहां पर ये देखिए बिंदु है। ठीक है, यानी कि ये यहां पर वायर जो है परिपथ में यहां पर रुकावट है। ठीक है, तो इधर ये दोनों आपस में जुड़े नहीं हैं। तो देखिए क्या करना है हमें, 6 और 3 श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं C1, इसको C2 और इसको C3। आप किसी को भी दे सकते हैं, ये नाम है। ठीक है, तो C1 = C2 एंड C3 कितना है। ठीक है, तो C1 की वैल्यू हम मान लेते हैं 6 माइक्रोफैराड है, तो ये 6 माइक्रोफैराड हो गया। C2 की वैल्यू आपकी है 3 माइक्रोफैराड, तो ये 3 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, उसके बाद में C3 की वैल्यू मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो श्रेणी क्रम है उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर इन दोनों का जो आएगा वैल्यू वो, और ये C3 जो 2 माइक्रोफैराड है ये आपका समांतर क्रम में होगा। ठीक है, तो पहले हम जोड़ते हैं। तो हमें पता है C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में, तो आप लिख सकते हैं C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो जब ये श्रेणी क्रम में है तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि श्रेणी क्रम में फॉर्मूला होगा 1/c = 1/c1 + 1/c2। अब यहां पर 2 ही संधारित्र जुड़े हैं तो C2 केवल लिखेंगे, 3 होता तो C3 लिखते। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए C1 की वैल्यू हम रख देंगे 1/C1 की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 लिख दिया हमने, प्लस 1/C2 की वैल्यू कितनी है 3, तो हम 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1/c = हो जाएगा, ये 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6 ही होगा, और ये 1 + 3 दूनी 6 2 कम 2 हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1/c = हो जाएगा 3/6, 3/6। तो आप चाहे तो तिरछा गुणा भी कर सकते हैं, 3c = 6। ठीक है, देखिए तिरछा गुणा कीजिए, कैची गुणा, तो क्या हो जाएगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे। ठीक है, तो 3c = हो जाएगा आपका 6। तो c = कितना हो जाएगा, देखिए मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो 6/3 हो जाएगा। ठीक है, ये कट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो c = फाइनली हमारा आ गया 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड।
फायरड। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये और ये था, इसका जो तुल्य धारिता आया वो 2 आया। अब जो 2 आया है ये और जो ये 2 है, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, अब इनको हम करते हैं, तो इसको क्या नाम दिया हमने, C3। ठीक है, और हमारा आया क्या है, तुल्य धारिता C। तो अब हम लिखेंगे C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। देखिए हो सकता है एक से आपको समझ में ना आए तो दूसरा तीसरा देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसको मान लेते हैं C डैश, इसकी तुल्य धारिता निकालनी है, तो C तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, इसको C डैश ले लेते हैं, तो इसको लिखेंगे C प्लस C3। ठीक है, लिख दिया हमने। अब C की वैल्यू कितनी है, देखिए C की वैल्यू है 2 और C3 की वैल्यू भी ऊपर 2 दी गई है। ठीक है, देखिए ऊपर यहां पर परिपथ में देखिए ये आपका 2 है। ठीक है, C3। अब इसी को हम जोड़ देंगे, हमारा तुल्य धारिता आ जाएगा A और B के बीच, बिंदु A और B के बीच। ठीक है, तो C डैश इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड, और यही हमारी हो जाएगी बिंदु A तथा बिंदु B के बीच तुल्य धारिता का वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका 4 माइक्रोफैरड आ गया। तो आप कह सकते हैं कि दिए गए चित्र में A तथा B के बीच तुल्य धारिता जो होगी वो 4 माइक्रोफैरड होगी। फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ गया। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए सेकंड में हमें क्या करना है, इसको भी समझिए। देखिए यहां पर भी हमें A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, जितने भी हैं सब में A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो यहां पर एक चीज देखिए, ये देखिए। ठीक है, यहां पर ये दोनों पॉइंट हैं, यहां पर 1 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए इनके वायर जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कनेक्ट है। देखिए बीच में पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि परिपथ में ये इसका प्लेट इसका डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये आपका समांतर क्रम में होगा। तो ये एक और एक और एक जो है ये समांतर क्रम में है। अब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो आएगा वो और ये दोनों श्रेणी, ये दोनों और जो आएगा वैल्यू वो तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4, इसको C5। ठीक है, तो यहां पर लिखिए C1 इक्वल टू हमें दिया गया है, C2 इक्वल टू दिया गया है। ठीक है, C3 इक्वल टू दिया गया है, एड C4 दिया गया है, C5 दिया गया है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं हम। तो C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, C2 इक्वल टू भी दिया गया है 1 माइक्रोफैरड, C3 इक्वल टू भी दिया गया है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, C4 दिया गया है 3 माइक्रोफैरड और C5 दिया गया है 3 माइक्रोफैरड। अब देखिए जो एक एक वाले हैं C1, C2, C3, ये आपके श्रेणी क्रम में है। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर नाम भी लिख सकते हैं, इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, इसको C3 मान लिया। ठीक है, इसको C4 मान लिया, इसको C5 मान लिया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये आपका हो गया। अब लिखेंगे C1, C2 तथा C3 समांतर क्रम में है, तो संधारित्र C1, C2 तथा C3 समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। देखिए प्रतिरोध में जो होता है वो सेम इसका उल्टा होता है। ठीक है, प्रतिरोध में जो समांतर क्रम में होगा वो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर समांतर क्रम में है तो C इक्वल टू हम कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, C2 प्लस C3। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये C इक्वल टू हमारा हो जाएगा, C1 की वैल्यू भी 1 है, C2 की भी 1 है और C3 की वैल्यू भी 1 है। तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा C इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो हमारी जो इसकी धारिता है वो 3 माइक्रोफैरड आ गई। अब इसका जो चित्र बनेगा वो कुछ दूसरे प्रकार से बनेगा। ठीक है, उसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। अब यही चित्र आपका, जब इसकी तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड आ गई तो ये चित्र आपका इसका बदल जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये हो गया और इधर भी ये हो गया। ठीक है, अब यही चित्र कुछ इस प्रकार की, ये 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड आया है, अभी हमने समांतर क्रम में जोड़ा, और ये भी 3 माइक्रोफैरड आया। तो जब इसकी तुल्य धारिता हमने ज्ञात की तो 3 आया। अब देखिए तीनों श्रेणी क्रम में है, क्यों? क्योंकि इसकी इस संधारित्र का दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ा है, इसका दूसरा प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ा है, तो ये आपका श्रेणी क्रम में होगा। तो हम लिख सकते हैं जो हमने नाम दिया है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए हमने भी निकाला C इक्वल टू, तो C4 और C5 जो है ये अब किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो इसको लिखेंगे C4 तथा C5 संधारित्र
श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम सी डैश। अब यहां पर सी डैश मानेंगे क्योंकि सी हमने मान रखा, ठीक है। तो यहां पर यहां पर 1/c डैश रहेगा क्योंकि श्रेणी क्रम में फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1/c डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/c प्लस 1/c4 प्लस 1/c5, ठीक है। अब जोड़ देंगे इसी को हम ऐसे, तो 1/c डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/c की वैल्यू भी 3 है, c की वैल्यू 3 है, हमने निकाला था c4 की वैल्यू भी 3 है, c5 की वैल्यू भी 3 है, ठीक है। तो जब हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहां पर आपका हो जाएगा 1/c डैश इक्वल टू ये हो जाएगा 3/3। देखिए हर बराबर है तो हर ही रहेगा, बाकी ऊपर के सब जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। अब इसको हम कट कर देंगे, तो 1/c डैश इक्वल टू आ गया 1 आ गया ना। अब देखिए इसी को और सॉल्व कर लेंगे, तो c डैश इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं। देखिए इसके नीचे 1 मान लीजिए, कैची गुणा कर दीजिए, तो ये भी 1 माइक्रोफैरड आ गया। तो यही हमारी तुल्य धारिता हो जाएगी, ठीक है। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन तीनों संधारित्र को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ना है, फिर जो आता है उसको और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, ठीक है। समझ में आ गया दूसरा न्यूमेरिकल भी। चलिए तीसरा देखते हैं। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में भी आपको ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। अब तो आपके लिए आसान हो गया होगा, आप क्या करेंगे बताइए। देखिए ये दोनों 2 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और ये 2 माइक्रोफैरड ये 2 माइक्रोफैरड ये भी श्रेणी क्रम में है। तो अब आपको करना क्या है यहां पर, ठीक है। पहले आप इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़िए, उसके बाद आप इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़िए, जो आता है उसको और उसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे एक एक को नाम देते हैं। पहले इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, इसको मान लेते हैं C3, इसको मान लेते हैं C4, ठीक है। ऐसे नाम दे देंगे हम। तो यहां पर लिखेंगे C1 इक्वल टू क्या है, C2 इक्वल टू क्या है, C3 इक्वल टू क्या है एंड C4 इक्वल टू वैल्यू क्या दी गई है, ठीक है। तो C1 इक्वल टू हमें 2 माइक्रो, सभी की वैल्यू 2 है तो सभी को 2 लिख देंगे, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, 2 माइक्रोफैरड एंड ये भी आपका है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। सभी की वैल्यू दी गई है। अब चलिए पहले देखते हैं। पहले हम C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे C3 और C4 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं C1 तथा C2, C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, क्रम में है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए। 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c1 प्लस 1/c2। C1 की वैल्यू कितनी है 1/c1 की वैल्यू कितनी है 2, C2 की वैल्यू भी है 2। अब देखिए यहां पर हमारा क्या आ जाएगा 1/c इक्वल टू आ जाएगा 2/2। देखिए हर बराबर है तो ऊपर 1 और 1 2 जुड़ जाए, 1 और 1 जुड़ जाएंगे तो 2/2 आ गया, ठीक है। ये हमारा आ गया 1। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1/c इक्वल टू 1। तो c इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, c इक्वल टू भी हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये तो हमारा 1 आ गया C1 और C2 का। अब C3 और C4 भी हमारे समांतर श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे इन पर भी अप्लाई करेंगे। तो C3 तथा C4 समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इन पर भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1/c डैश मान लेंगे इसको, क्योंकि c हमने मान रखा है पहले ही, ठीक है, 2 बार नहीं मानेंगे। तो 1/c3 प्लस 1/c4। C3 की वैल्यू कितनी है, ये भी ये आपका हो जाएगा 1/2। सभी की 2 वैल्यू है तो 1/2। ये भी आपका हो जाएगा 2/2, ठीक है। दोनों को कट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, वही सेम प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहां पर हो जाएगा ये आपका 1/c डैश इक्वल टू 1, ठीक है। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, ठीक है। तो c डैश इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए
ये जो चित्र था, हमने इसकी और इसकी वैल्यू निकाली, एक आया, इसकी और इसकी वैल्यू निकाली, एक आया। तो अब हम इस चित्र को कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखिए, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, देखिए। ठीक है, इसी चित्र को, इसकी वैल्यू कितनी आई है, दोनों की तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैराड आई है तो 1 लिखेंगे, और इसकी भी 1 माइक्रोफैराड आई है तो 1 ही हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में है, ए बी है। तो अब इन दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, यानी कि जो हमारा सी आया है इसको और जो हमारा सी डैश आया है इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे सी तथा सी डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो हमने सी भी मान रखा है, सी डैश भी मान रखा है, तो सी डबल डैश इसको मान लेते हैं। ठीक है, सी डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा सी प्लस सी डैश। अब दोनों को जोड़ देंगे, सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस इसकी वैल्यू भी 1 है, तो हमारी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी डबल डैश की आ जाएगी 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो यही हो जाएगी हमारी तुल्य धारिता। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पहचानना होता है, उसका फॉर्मूला लगाना होता है, आप आसानी से सोल्व कर देंगे। अभी दो न्यूमेरिकल हम और इसी टॉपिक से देखेंगे, क्योंकि जो टॉपिक आप क्लियर करें, आप परिपथ वाला टॉपिक देख रहे हैं, आप एक ही वीडियो में क्लियर करें, वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम किसी और वीडियो के साथ टॉपिक के साथ आएंगे। तो चलिए चौथा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब चौथा न्यूमेरिकल भी बहुत ही इजी है, शायद आप लोगों को पता भी हो। देखिए, इसमें बताइए कौन सा श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में, बताइए। देखिए सिंपल है, देखिए ये दोनों के वायर जो है आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ये आपका श्रेणी क्रम में होगा। यहां पर देखिए, यहां से परिपथ कटा हुआ है, ये 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र अलग लगा है, तो जो ये दोनों तो श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगी वो, और ये आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो इसको मान लेते हैं हम C1, इसको मान लेते हैं C2, इसको मान लेते हैं C3। ठीक है, तो अब हम वैल्यू लिखेंगे, C1 इक्वल टू हमें दिया गया है, C2 इक्वल टू भी हमें दिया गया है, और C3 इक्वल टू भी हमें दिया गया है। तो C1 की वैल्यू मान लेते हैं 6 माइक्रोफैराड, C1 और C2 6 है, C1 C2 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, C3 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, आप C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़िए, तो C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1/C इक्वल टू फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, 1/C1 की वैल्यू भी 6 है, प्लस 1/C2 की वैल्यू भी 6 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नीचे हर बराबर है, ऊपर हो जाएगा 2/6। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1/C इक्वल टू 2/6, 2/6। अब देखिए हम तिरछा गुणा करेंगे, तो 2 का C से, इस प्रकार से कैची गुणा, तो 2 का C से गुणा होगा तो 2C इक्वल टू 6 का 1 से गुणा होगा तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, C इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। ये 6 इधर देखिए गुणे में 2 है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो हमारा C की वैल्यू कितनी आई, C इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। अब जो C आया है ये, और जो आपका C3 अकेला बचा है ना, तो ये दोनों आपके श्रेणी समांतर क्रम में हो जाएंगे। ये C3 जो है आपका, और जो C अभी हमने निकाला है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की तुल्य धारिता हमने निकाली C, तो उसी को करेंगे। अब हम लिखेंगे C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक, तो हम C डैश इक्वल टू मान लेंगे इसको C प्लस C3 कर देंगे, C प्लस C3। ठीक है, अब C डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा, C की वैल्यू है 3, C3 की वैल्यू है 2। ऊपर देख लीजिए C3 की वैल्यू क्या है, बाद में गलती ना हो। ठीक है, देखिए 2 है, यहाँ पर भी मैंने 2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 प्लस 2, तो C डैश इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। यही हो जाएगी आपकी तुल्य धारिता। ठीक है, तो निकल गया, ये भी समझ में आ गया। अब अपना लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है ये, चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट वाला न्यूमेरिकल जो है ये भी सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या है, बिंदु ए और बी है। ठीक है, यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड और 15 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र लगे जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए इनके प्लेट डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो ये श्रेणी क्रम में है। यहाँ पर 8 माइक्रोफैराड और 8 का लगा हुआ है, ये भी श्रेणी क्रम में है।
तो पहले हम करेंगे क्या, इनको और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो इनकी वैल्यू आएगी उसको और जो इनकी धारिता आएगी उसको, दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समझ में आया? पहले इन दोनों को श्रेणी में जोड़िए, इन दोनों को श्रेणी में जोड़िए, फिर इन दोनों की जो धारिताएं आएंगी तुल्य धारिता, उनको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए आपका है C1, ठीक है, ये है C2, ये है C3, ये है C4, ठीक है, नाम दे देंगे। तो चलिए लिखते हैं C1 इक्वल टू हमें दिया गया है, C2 इक्वल टू दिया गया है, ठीक है, C3 भी दिया गया है एंड C4 भी दिया गया है। ठीक है, C1 की वैल्यू हमें दी गई है 8 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू हमें दी गई है 8 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, ठीक है, और C4 की वैल्यू है 15 माइक्रोफैरड। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो लिखेंगे संधारित्र C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1/c इसका लगा सकते हैं फॉर्मूला, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ठीक है, अब 1/c1 की वैल्यू है 8, C2 की वैल्यू भी है 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जुड़ जाएगा, नीचे हर बराबर है, तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा 2/8, 2/8। अब देखिए आप कैंची गुणा लिखिए या फिर इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं C इक्वल टू 8/2। मैंने आपको बताया कैंची गुणा आप कर सकते हैं, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो C की वैल्यू हमारी आ गई 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। अब क्या करेंगे, देखिए ये तो 4 आ गया आपका। अब यहां पर ये C3 और C4 भी श्रेणी क्रम में है, तो इनको भी लिखेंगे C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/c डैश इक्वल टू कर देंगे 1/c3 प्लस 1/c4, C3 प्लस 1/c4। C3 की वैल्यू रखेंगे 1/c3 की वैल्यू देखिए ऊपर कितनी है, ये है 10 माइक्रोफैरड, C4 की वैल्यू 15 है, तो इसको कर देंगे, तो C3 की वैल्यू 10 है प्लस C4 की वैल्यू 15 है। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे पहले। देखिए 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 3 6 पंचे 30 हो जाएगा ये, तो 10 30, 3 कम 3 हो जाएगा, प्लस 15 दूना 3, 2 कम 2, ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/c डैश इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए 5 3 2 5/30 लिख देंगे, 5/30। अब इसी को हम कैंची गुणा करेंगे तो C डैश इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए C डैश को ऊपर ले जाएंगे तो क्लियर है ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 30/5 हो जाएगा, दोनों को कट करेंगे ये 6 आ जाएगा, तो C डैश इक्वल टू आपका आ गया 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो C और C डैश हमारा आ चुका है। देखिए इसकी तुल्य धारिता आई 4 माइक्रोफैरड, इसकी तुल्य धारिता आई 6 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का जो वैल्यू आया है उनको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि जो C हमने निकाला है और C डैश निकाला है, इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो लिखेंगे C तथा C डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं C डबल डैश इक्वल टू, ठीक है, C डैश हम ऑलरेडी मान चुके हैं, तो C प्लस C डैश। C की वैल्यू हमारी ऊपर आई थी 4, C डैश की वैल्यू देखिए 6 आई है, दोनों ऐड कर देंगे तो C डबल डैश आ जाएगा तुल्य धारिता इक्वल टू 6 + 4 इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी तुल्य धारिता पूरे परिपथ की, A और B, बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता आ चुकी है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, इनको भी श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ना है, जो इसकी वैल्यू आती है और इसकी जो वैल्यू आती है दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देना है, न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 12th फिजिक्स के टॉप 5 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। जो दो मैंने फॉर्मूले बताए, श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता और समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता, उन दोनों को आप पढ़कर जाइएगा। ठीक है, वही क्लियर कर लीजिए, ये सब न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने न्यूमेरिकल्स आपको पता थे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।